हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 24 मार्च को जो 3 आईपीओज एक साथ ओपन होने वाले हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ है पावरी का लिमिटेड आईपीओ। नाम ही पावरी का है और पावर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेते हैं। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है, इसके भरोसे पूरा नहीं रहना है। तो अभी जो जीएमपी बता रही है लगभग 10 रुपए पर शेयर, मान के चलेगी 2 से 3% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है। मतलब डिमांड काफी कम है। हालांकि सभी आईपीओ की डिमांड कम है क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी वॉलेटाइल चल रहा है, तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। बाकी जो इसकी एंकर लिस्ट है वो आना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगी। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे जो रेगुलर वीडियोस आते हैं उनके अंदर। फिर बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर दीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो पावरी का सॉल्यूशन आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। पावर क्या होता है, मतलब जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, उससे रिलेटेड ये पूरा काम करती है। पहली तो ये डीजल जनरेटर सेट बनाती है। डीजल जनरेटर जिसको डीजी बोलते हैं, जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं होटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप नीचे लगे हुए थे। जैसे लाइट जाती है तो डिजिटल जनरेटर जो ये डीजी होते हैं, डीजल जनरेटर, यहाँ से वापस बिजली आ जाती है। मतलब पावर बैकअप का ये कंपनी, मतलब ये डिजिटल जनरेटर काम आते हैं पावर बैकअप के लिए। तो एक तो ये मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब विंड पावर, वहां से भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी इस सेगमेंट के अंदर भी रिसेंटली आई है। तो ये क्या करती है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी से बिजली बनाती है और उसको सेल करती है। तो वहां से भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आसान भाषा में आपको समझा पाते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, हमारा चैनल इसीलिए प्रेफर करते होंगे, आपको चीजें आसानी से समझ में आती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आसान भाषा में आपको समझाना। अब इसका प्रोडक्ट वाइज हम रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब जो डीजी सेट्स जो ये मैन्युफैक्चर करती है, वहां से लगभग 85% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड पावर्स, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है पवन ऊर्जा से, वहां से लगभग 8.8% या 9% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और पीछे बचा हुआ जो मतलब है रेवेन्यू 7 से 8% के बीच में स्टॉक इन ट्रेड और सर्विसेज। स्टॉक इन ट्रेड मतलब किसी और कंपनी का सामान दूसरी कंपनी को डायरेक्टली सेल करती है या सर्विसेज वगैरह देती है, वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर मार्केट शेयर कितना है, तो देखिए मार्केट शेयर में अभी लीडिंग पोजीशन के अंदर जो कमिंस वगैरह है, महिंद्रा भी है, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। पावरी का भी अच्छा नाम है। तो मान के चले कि भाई 25 से 30% के बीच में, मतलब कमिंस भी इसके साथ पार्टनर्ड है, तो उनका मार्केट शेयर लगभग 25 से 30% के बीच में मान के चल सकते हैं। बाकी इसकी शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर, लगभग 40 साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो दमन और सिलवासा के अंदर इसकी जनरेटर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और बेंगलुरु के अंदर जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहां पर होता है, सारा पैनल वगैरह जो इसके होते हैं जनरेटर के अंदर लगते हैं। और विंड एनर्जी के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है गुजरात और तमिलनाडु के अंदर। इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है इंडिया से ही जनरेट होता है, 90 to 95%, और एक्सपोर्ट से लगभग 5 से 10% के बीच में जनरेट होता है रेवेन्यू। लगभग आपको बता रहा हूँ। कुछ अगर खास बातें इस कंपनी की बताऊं तो कमिंस जो कंपनी है, जो सेम ऐसे मतलब डीजल जनरेटर वगैरह बनाती है, उनके साथ पार्टनरशिप है। मतलब कमिंस क्या करता है कि जो अपने इंजन है वो बना के पावरिका को देता है। पावरिका फिर क्या है कि भाई अल्टरनेटर वगैरह लगा के, बॉडी वगैरह बना के, उसके बाद क्या है कि अपने प्रोडक्ट सेल करती है मार्केट के अंदर। तो मतलब जो सारी डिपेंडेंसी इंजन की वो कमिंस के ऊपर है। कमिंस अमेरिका की कंपनी है, वो इंजन बना के इसको देती है। बाकी कंपनी अभी डीजल जनरेटर से ग्रीन एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट कर रही है, विंड पावर के अंदर आ रही है। और इनका अच्छा कस्टमर बेस है, डेटा सेंटर है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और भी कई सारे अच्छा कस्टमर्स है इसके। इसका सर्विस नेटवर्क भी काफी अच्छा है इंडिया के अंदर। बाकी एक और खास बात है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मतलब और कोई पार्टनर नहीं है, ये अच्छी बात है। मतलब एक ही बंदे के पास अगर पूरी कंपनी का मालिकाना हक रहता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब फैमिली वाले बिजनेस चला रहे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अंबानी वगैरह हैं उस तरह से। ये क्या है कि धीरे धीरे डीजल जनरेटर से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पर भी शिफ्ट हो रही है कंपनी। तो ओवरऑल मुझे सेक्टर काफ़ी अच्छा शानदार लगा। यहाँ तक तो बातें ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, जो कि 2023 से 2025 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए तो एसेट्स के अंदर ओवरऑल ग्रोथ है, बट 2024 में एसेट्स डाउन हुए हैं। उसका कारण भी बताता हूँ।
रेवेन्यू भी सेम देखे तो रेवेन्यू के अंदर ओवरऑल ग्रोथ है, बट 2024 में रेवेन्यू डाउन हुआ है। तो जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, मतलब जो दूसरों से माल डायरेक्ट खरीद के दूसरों को देना, बीच में कुछ भी अपना परसेंटेज वगैरह रखना, तो वो स्टॉक इन ट्रेड इसने 2024 में थोड़ा सा कम कर दिया था, और उस टाइम कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रही थी। तो इस कारण क्या है कि इसका रेवेन्यू हल्का सा डाउन होते हुए हमें देखने को मिला 2024 के अंदर। मतलब ये एज पर आरएचपी, जो आरएचपी में जानकारी अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर ग्रोथ है, पर 2024 में एकदम से जंप है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि 2024 के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ एसेट्स, इन्होंने इक्विपमेंट्स वगैरह सेल किए थे, तो उसके कारण जो प्रॉफिट है वो थोड़ा एकदम से ज़्यादा बता रहा है। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। देखिए कारण सारे जानना जरूरी है। मार्जिन अगर देखें तो 2023 के अंदर 4.3%, 2024 के अंदर 9.5%, मतलब वो जंप आया, प्रॉपर्टी वगैरह एसेट्स को सेल किए थे। फिर वापस 2025 के अंदर 6.5%, मतलब ओवरऑल मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है। बाकी नेटवर्थ बड़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं, 1159 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, काफी अच्छी बात है। डेट, उधारी या बोरोइंग्स कहें तो 572 करोड़ रुपए की है, वो भी साल दर साल बढ़ी है। बट एक अच्छी बात ये लगी कि आईपीओ के पैसे से 525 करोड़ रुपए जैसा डेट पे कर रही है। मतलब आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 का है, मतलब अभी भी कंट्रोल के अंदर है, अभी भी ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि इसके पास रिजर्व्स अच्छे हैं, एनुअल प्रॉफिट देखिए तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, बट आईपीओ से पे भी कर रही है, मतलब उसके बाद और डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में आ जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सबसे बढ़िया चीज़ है ये कि आईपीओ के पैसे से अपना डेट वगैरह पे करना, कंपनी को मजबूत करना। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स मुझे काफी अच्छे लगे, आईपीओ के बाद और स्ट्रांग हो जाएंगे। आरओई 17.5%, आरओसी 27%, ये भी बढ़िया है। मतलब मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 15% तो रहे, तो 15% से काफी ऊपर है, बाकी 10% भी कम नहीं होता। अभी की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 9-10% खूब होता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो इसका पी है 25.88 का, और अपने सेगमेंट के अंदर ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है, रेवेन्यू वाइज अच्छी कंपनी है ये। और अदर्स जो कंपनी उनका पी है 43 से लेकर 129 के बीच में, मतलब पी वाइज देखा जाए तो फेयर वैल्यूएशंस नजर आती है। इसके अपने जो पीयर्स के अंदर मेंशन किया, एक तो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, और जनरेटर वाली कंपनी जैसे किर्लोस्कर, कमिंस वगैरह है। प्राइस टू बुक 3.96, मतलब लगभग 4 के आसपास का प्राइस टू बुक है। अदर का है 3 से लेकर 17 के बीच में, मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशन फेयर नजर आती है। तो वैल्यूएशन जैसे हम देते ना पॉइंट, तो मैं वैल्यूएशन में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा, मतलब फेयर वैल्यूएशन है, सस्ती है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, बहुत अच्छी बात है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 2 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 375 रुपए से लेकर 395 रुपए के बीच में। 37 मतलब 37 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 1100 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 700 करोड़ रुपए के, और इसमें से अपना 525 करोड़ रुपए डेट पे करेगी। 400 करोड़ रुपए ओएफएस है। पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 100%, मतलब 99.99%। बाद में रह जाएगी 77.99%, मतलब 78% के आसपास रह जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। मिनिमम क्राइटेरिया होता है 75% का, तो बाद में 2-3% ये कभी भी सेल कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी बात लगेगी, प्रमोटर होल्डिंग बाद में भी अच्छी रहेगी। मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। स्मॉल कैप है, ज़्यादा भी छोटी कंपनी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी है। बाकी एम्प्लॉइज को 37 रुपए का डिस्काउंट भी दिया गया, अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन 35% का है। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज है, जैस पैरामीटर्स। सिर्फ रिस्क मापने के लिए इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो अभी जीएमपी देखिए तो 2% के आसपास है, तो जीएमपी में 0 पॉइंट मिल जाता है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया था 20%। 20% हो तो 1 नंबर देता हूँ, और 10% हो तो आधा, और इसका अभी 2% है तो 0 पॉइंट। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस फेयर नजर आती, तो वैल्यूएशंस में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी दिन बाद एक अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनी देखने को मिली है। फिर एंकर डेज की बात थी, वो आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन वो भी आएगा, पहले दिन खुलेगा तब पता चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन जनरली जीएमपी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एंकर लिस्ट वो एक अच्छी आ सकती है, क्योंकि इशू साइज वगैरह ठीक है 1100 करोड़ रुपए, तो उसमें आधा पॉइंट तो मिनिमम मिलेगा ही। और सब्सक्रिप्शन भी मुझे लगता है ठीक ठाक मिल ही जाएगा, उसके अंदर भी आधा पॉइंट अगर काउंट करें तो मुझे लगता है न्यूट्रल इसकी रेटिंग बन सकती है। मतलब ये जो मेरे पैरामीटर्स है वो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ आईपीओ की रेटिंग न्यूट्रल है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। पर्सनली मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। बाकी देखेंगे कि भाई आगे डिमांड कैसी आती है, ठीक है। डिसीजन आप खुद बनाइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके पॉजिटिव अगर देखें, सबसे बड़ा पॉजिटिव इसकी वैल्यूएशंस फेयर है,
रीजनेबल वैल्यूएशंस है। फिर कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, आईपीओ के बाद और अच्छी हो जाएगी, आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये टॉप प्लेयर है, मतलब जो डीजल जनरेटर है उसके अंदर, और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब वहाँ से भी इसका रेवेन्यू अब बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी, ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल ये इसके पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मुझे इतने ज़्यादा कोई विशेष तो नहीं लगे। एक था डेट, उधारी, तो वो अपने आईपीओ के पैसे से पे कर रही है, ये अच्छी बात है, एक तो उन्होंने हटा दिया। दूसरी चीज़ एक मुझे लगी कि कमिंस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा। कमिंस एक कंपनी है अमेरिका की, तो वहाँ वो इंजन बना के इसको देती है और ये असेंबल वगैरह अपना करके सेल करती है, तो उन दोनों में कुछ खिटपिट हो जाए तो अलग चीज़ है। बाकी ये कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। देखिए वो अपने इंजन बनाएगी, उसको भी सेल करना है, कोई खरीदार भी तो चाहिए, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। वो कस्टमर का और जो दुकानदार का रिलेशन है, तो उसमें भी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ओवरऑल विशेष कुछ नेगेटिव नहीं लगा मुझे, कंपनी काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। हालांकि जीएमपी नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इंटरेस्ट तो लग रहा है। बाकी देखेंगे अभी डिमांड वगैरह कैसी रहती है, उसके बेसिस पर सोचेंगे। क्या पता कि डिमांड ना हो, बाद में क्या एक लिस्टिंग में हमें सस्ता मिल जाए लिस्टिंग के बाद, तो और भी अच्छी बात है कि हमें सस्ते भाव में बाद में भी ले सकते हैं, ये चीज़ है। तो अभी मेरा फिलहाल के लिए यही कि मैं देख के सोच के कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करूँगा। आप लोग क्या करने वाले हैं? अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हुए हैं क्लियर तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।